हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और उन लेक्चरों में हमने शून्य आव्यूह तक पढ़ लिया है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगली 2 बची हुई आव्यूह की, और उसके बाद हम बात करेंगे आव्यूहों के प्रगुणों की। चलिए आज के लेक्चर में बात करने वाले अपन लोग आव्यूह की, तो चलिए अपनी देख लेते हैं इस आव्यूह को। और इसी के साथ जिसने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी क्या भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं। तो हमारी जो शून्य आव्यूह के बाद जो आव्यूह आती है उसे हम कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। उसे हम कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। और त्रिभुजीय आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यह आव्यूह हमारी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की ये आव्यूह हमारी कैसी होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है इसका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी के साथ जो हमारी इसकी दूसरी त्रिभुजीय आव्यूह का जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि त्रिभुजीय आव्यूह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार हमारा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरे प्रकार होता है हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों आव्यूह हमारी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आव्यूह है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए बात करते हैं अपन लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की। इसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी जो परिभाषा होती है वो देखते हैं क्या कहती है। इसकी परिभाषा कह रही है ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या होते हैं? शून्य हो, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो इसमें हम देखते हैं क्या हमें नहीं पता, हम क्या वर्ग आव्यूह को जानते हैं, ठीक, मुख्य विकर्ण को तो हमने अच्छे से समझाई। अब यहाँ पर बात आती है, एक नया शब्द आता है, क्या आता है? ऊपरी अवयव। तो अब हम क्या करेंगे, इन ऊपरी अवयवों को समझेंगे कि ऊपरी अवयव के कहने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा है ऐसी वर्ग आव्यूह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पर हम उदाहरण को समझेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। हर चीज को कन्वर्ट करके सीखे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होती है वो हमारी एक प्रकार की क्या होती है? वर्ग आव्यूह होती है। तो यहाँ से हम क्या करें, हमने कोई भी 3x3 की हमने एक आव्यूह ले ली। क्या ले ली? 2, 4, 6, 10, 12, 1, 4, 5, 6। यहाँ पर हमने क्या की, 3x3 की एक आव्यूह ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग आव्यूह को 3x3 की वर्ग आव्यूह को अब हम क्या करेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में चेंज करेंगे। इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हम ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो हमारा एक मेथड होता है, क्या होता है कि जो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होती है वो हमारी एक प्रकार की वर्ग आव्यूह होती है, जबकि वर्ग आव्यूह हमारी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह नहीं होती है। तो यहाँ से हमें इस चीज का पता चल जाएगा, ठीक। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, ये सिद्ध भी हो जाएगा कि हाँ सच में ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने वर्ग आव्यूह का उदाहरण ले लिया। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव। तो मुख्य विकर्ण हम सबसे पहले ढूंढेंगे, मुख्य विकर्ण कहाँ है हमारा। तो मुख्य विकर्ण हमारा क्या है, ये है। मुख्य विकर्ण हमारा क्या है, ये है। अब क्या है, मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव। तो ऊपरी अवयव कौन से गए, हमारे जो ऊपरी अवयव होंगे वो होंगे ये वाले, और जो नीचे वाले निचले अवयव होंगे यानी निचले अवयव होंगे वो क्या होंगे, ये। मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या होते हैं, ये होते हैं हमारी ऊपरी अवयव।
और ये होते हैं हमारे निचले अवयव। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आई होप। निचले अवयव, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमने ऊपरी अवयव जान लिया, निचला अवयव जान लिया, मुख्य विकर्ण तो हम जानते ही हैं, वर्गाव्यूह को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। तो यहाँ से हमने सब कुछ निकाली। अब परिभाषा को एक बार फिर से समझते हैं। क्या कह रहा है, ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव शून्य हो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हमें क्या नहीं करना, हमें निचले अवयवों से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमारे मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव है उनको हम क्या कर देंगे, शून्य दिखा देंगे, यानी 0 दिखा देंगे परिभाषा के अनुसार। तो हमारी क्या, ये आव्यूह हमारी क्या हो गई, अब हो गई हमारी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ऐसी वर्गाव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण भी हमने ढूंढ लिया, के ऊपरी अवयव क्या हो, शून्य। यानी हमने जो मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव है उनके भी हमने क्या दिखा दिया, शून्य। तो जो हमारी अब आव्यूह बन गई वो क्या हो गई, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये आव्यूह हमारी क्या है, अब ये आव्यूह हमारी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये आव्यूह हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। अब ये आव्यूह हमारी क्या बन चुकी है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बन चुकी है। तो यहाँ से हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 4x4 का एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने कोई वर्गाव्यूह 4x4 की कोई वर्गाव्यूह ले ली, 1 2 3 4 6 10 12 14 5 8 7 6 3 2 11 13। हमने कोई 4x4 की एक वर्गाव्यूह ले ली। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण। तो सबसे पहले मुख्य विकर्ण को देखते हैं। तो ये हमारा होगा मुख्य विकर्ण, ये हमारा मुख्य विकर्ण होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव। तो यहाँ पर मुख्य अवयव के ऊपरी अवयव कौन से होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव होंगे हमारे ये वाले, और निचले अवयव होंगे हमारे ये वाले। तो क्या क्या, मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव, तो ऊपरी अवयव को हम 0 दिखा देंगे। क्या कर देंगे, सभी ऊपरी अवयवों को हम क्या कर देंगे, 0 दिखा देंगे। तो यही हमारी आव्यूह क्या बन जाएगी, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो जाएगी, ठीक। तो ये थी हमारी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब चलिए बात करते हैं अपन लोग उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन लोग उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की। तो जो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होती है उससे हम इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी परिभाषा देखते हैं क्या कह रही है, कि ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव क्या हो, शून्य हो, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। तो हमारे क्या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या था, कह रहा था ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या हो, शून्य हो। और जो हमारी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है वो क्या कह रही है, ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको उदाहरण के माध्यम से समझे। तो उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 3x3 की वर्गाव्यूह ले लेंगे, या 2x2 की, या 4x4 की, कितने भी आपको लेना है। तो हमने क्या ली कि 3x3 की एक आव्यूह ले ली, क्या ले ली, x y z p q r a b c। हमने क्या किया, 3x3 की एक वर्गाव्यूह ले ली। अब क्या कह रहा है, ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुख्य विकर्ण को देखेंगे, ये है हमारा मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव क्या हो, शून्य। हमें क्या करना है, इन जो हमारे मुख्य विकर्ण के जो हमारे नीचे वाले अवयव हैं उनको हमें क्या करना है, शून्य। तो हो गए हमारे ये अवयव हमने क्या कर दिए, शून्य कर दिए। तो ये हमारी जो आव्यूह हो गई वो क्या हो गई, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारी आव्यूह क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या की, हमने यहाँ पर उच्च त्रिभुजीय आव्यूह को ही अच्छी तरह से समझ लिया। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी परिभाषा आपको याद करनी है कि ऐसी वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव कैसे हो, शून्य हो, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाती है। उसका उदाहरण ये है, आप एक 4x4 का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।
तो दोस्तों हम लोगों ने त्रिभुजीय आव्यूह के दोनों ही प्रकारों को समझ लिया है। दोनों प्रकार क्या थे, एक था हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जिसे हिंदी में कहते थे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा था हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जिसे हम कहते थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और हमने इसी के साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकारों में जितनी भी हमारी आव्यूह थी हमने सभी आव्यूहों को पढ़ लिया है। और इसी के साथ अब हम पढ़ लेते हैं अपने आव्यूहों के महत्वपूर्ण प्रगुणों को। चलिए इन प्रगुणों को आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये हमारे पूरे एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले हैं। और उन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमने पढ़ाई हैं आव्यूह के प्रकारों को, उन सभी आव्यूह को आप अच्छे से पढ़ लेना और उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल से हमारी क्या होने वाली एक्सरसाइज स्टार्ट, जिसमें हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ अपन लोग बात करते हैं अब आव्यूह के प्रगुणों की। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला प्रगुण आता है वो आता है दो आव्यूहों का योग तथा अंतर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रगुण है वो कह रहा है कि दो आव्यूहों का योग तथा अंतर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट है कि यदि हमें दो आव्यूहों को जोड़ना है या घटाना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि वो दोनों आव्यूह जो हमारी दो आव्यूह को जिन दोनों आव्यूह को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वो आव्यूह हमारी क्या होनी चाहिए, समान क्रम के होने चाहिए। यानी दोनों आव्यूहों का जो क्रम है वो होना चाहिए समान। यानी यदि हमारी फर्स्ट आव्यूह क्या हो 2/2 की हो, तो हमारी जो सेकेंड आव्यूह है उसको भी क्या होना चाहिए 2/2 की होनी चाहिए। और यदि हमारी फर्स्ट आव्यूह क्या हो 3/3 की हो, तो हमारी जो हमारी सेकेंड आव्यूह है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए 3/3 की। यदि हमारी दोनों आव्यूह का जो क्रम है वो समान नहीं होगा तो हम उन दोनों आव्यूह को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, वो हमारा है कि दोनों आव्यूहों का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए समान। यानी जो हमारा पहली आव्यूह कितनी, यदि पहली आव्यूह हमारी 2/2 की है और जो पहली आव्यूह हमारी 2/2 की है, तो जो दूसरी आव्यूह जिसको हम जोड़ रहे हैं वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए 2/2 की। और यदि हमारी पहली आव्यूह 3/3 की है, तो हमारी जो दूसरी आव्यूह है जिसे हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए 3/3 की। तो हमें इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना है जब हम योग यानी जोड़ेंगे किन्हीं दो आव्यूहों को या किन्हीं दो आव्यूहों को हम घटाएंगे, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि दोनों ही आव्यूह का जो क्रम है वो होना चाहिए समान। तो पहला पॉइंट आप स्टार पॉइंट क्या है कि दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। ये हमारे दो आव्यूहों को जोड़ने तथा घटाने के लिए पहला प्रतिबंध है। क्या है कि दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रतिबंध। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ अपने दूसरे प्रतिबंध को पढ़ते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रतिबंध है वो कहता है कि संगत पदों का, यानी दोनों आव्यूहों को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो हमारे क्या होगा उसमें जो संगत पद होंगे उन्हीं को घटाया तथा जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं कि संगत पद आकर हमारे आव्यूह में, हमने संगत शब्द तो पढ़ा है हाई स्कूल में 9th में फर्स्ट ईयर, संगत पद से हम परिचित हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे आव्यूह में संगत पद क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी दो आव्यूह ले लेते हैं समान क्रम की, उन्हें जोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनमें जो हम उनसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा क्या है, पहले हम लिख लेते हैं इसका प्रतिबंध लिख लेते हैं। क्या है प्रतिबंध के क्या है हमारा, संगत पदों को जोड़ा तथा घटाया जाता है। संगत पदों को जोड़ा तथा घटाया जाता है। तो ये हमारा है दूसरा प्रतिबंध, और इस प्रतिबंध को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण नंबर हमने पहला लिया, क्या लिया हमने, कोई 2/2 की दो आव्यूह ले ली। हमने पहले क्या किया, ए बराबर कोई आव्यूह ले ली 2/2 की, क्या ले ली 1 4 6 -1। यहाँ पर हमने 2/2 की क्या ले ली, एक आव्यूह ले ली। और यहाँ पर भी हम जो b बराबर दूसरी आव्यूह ले रहे हैं
वो ले ली हमने 6, 10, 12, 1। यहाँ पर हमने दूसरी आव्यूह 2/2 की ले ली, यानी ए बराबर हमने आव्यूह ये ले ली और बी बराबर हमने आव्यूह 2 ले ली। और यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखा कि जो हमारी दोनों आव्यूह जिन्हें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो दोनों आव्यूह कैसी है, समान क्रम की है। तो हमने क्या किया, पहले जो अपना प्रतिबंध था उसको भी फॉलो किया। तो आपको भी क्वेश्चन में देखना है कि उन दोनों आव्यूहों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उन दोनों का क्रम कैसा हो, समान हो। उन दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा हो, समान हो। तो यहाँ पर हमारी देखें, आव्यूह ए की भी हमारा क्रम 2/2 है, आव्यूह बी का भी हमारा क्रम 2/2 है। तो हम यहाँ से इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, पर इसी में हम घटाएंगे तो हमें दोनों चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें जोड़ना है, कैसे हम संगत पदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम a + b यानी दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो दोनों आव्यूह जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, संगत पदों को जोड़ना या घटाना है। तो सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं तो संगत पदों को हम जोड़ेंगे। तो बात करते हैं अब संगत पद क्या है। तो हमारा ए आव्यूह में जो a11 है, यानी पहली रो का पहला अवयव है, वही दूसरी आव्यूह की पहली रो का पहला अवयव, यानी पहली आव्यूह की पहली रो का पहला अवयव दूसरी आव्यूह की पहली रो का पहला अवयव ही संगत पद है। जैसे ये हमारा क्या है, आव्यूह ए में बात कर रहे हैं हम कि ये हमारा क्या है, पहली रो का पहला अवयव है, मतलब ये हमारा a11 है। और ये क्या है, हमारा दूसरी आव्यूह का पहली रो का पहला अवयव है। तो ये अवयव इस अवयव के संगत है। इसी प्रकार ये हमारा जो है पहली रो का दूसरा अवयव है, वो दूसरी आव्यूह के पहली रो का दूसरे अवयव के संगत है। यानी हमारा क्या हमने समझा कि ये पद इसके संगत है, ये पद इसके संगत है, ये पद दोनों एक दूसरे के संगत, तो ये पद हमारा इसके संगत होगा और ये पद हमारा इसके संगत होगा। ठीक इसी प्रकार हम 3/3 में करते हैं कि हमारा पहली रो का पहला अवयव होगा वह दूसरी आव्यूह के पहली रो के पहले अवयव के बराबर होगा, संगत होगा। और इसी प्रकार हमारा जो पहली आव्यूह का पहली रो का दूसरा अवयव होगा वो हमारा क्या होगा, दूसरी आव्यूह के पहली रो के दूसरे अवयव के बराबर संगत होगा। इसी प्रकार हम सभी संगत पदों को देखते हैं। तो हम इसी प्रकार सभी संगत पदों को जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया, क्या होगा, 1, 6, क्या होगा 7, 4, 10, 14 और 6, 12, 6, 18 और -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या होगा कि हमारी जो a + b का मान आया वो क्या आया, आव्यूह मैट्रिक्स में क्या आया, 7, 14, 18, 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। यानी इन दोनों आव्यूह को जोड़ने पर हमारा क्या आ गया, ये आंसर होगा। और किन पदों को जोड़ा हमने, संगत पदों को जोड़ा। और आपको भी एक संगत पदों को ही जोड़ना है। यहाँ पर हम एक घटाकर भी देख लेते हैं, a - b भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने a - b लिया, तो हम दोनों पद अब दोनों ही आव्यूह के संगत पदों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यदि हम 1 से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -5। और आपको ऐसा नहीं करना है कि 6 से a घटाए। यदि आपसे a - b पूछा है तो आप a के संगत पद से ही b के संगत पदों को ही घटाएंगे, ना कि आप b के संगत पदों को a के संगत पदों से घटाएंगे। यानी यदि आपको a - b दे रखा तो आप इसको 1 को 6 से घटाएंगे तो आएगा -5। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 6 से 1 को घटा दें 5 आ जाए, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको यदि आपको b - a दे रखा हो तो आप इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे। और यदि a - b दे रखा तो इससे इससे। ठीक, तो इसी प्रकार हमें करना है। इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, a - b चाहिए चूंकि हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 में से 6 को घटाएंगे तो -5, 4 में से 10 को घटाएंगे तो -6 और ये 6 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -6। और यहाँ से -1 से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा -2। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आव्यूह a में से b को घटाने पर क्या आया, आंसर ये आया। और यदि हम आव्यूह b में से a को घटाएंगे तो हमारा अलग आंसर आएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं
जो हमारा अगला प्रतिबंध क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग इस प्रतिबंध को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हमने इस प्रतिबंध का भी प्रयोग किया। आपने देखा कि हमने जो दोनों आव्यूह को जोड़ा या घटाया है, उन दोनों का आव्यूह क्या है, आव्यूह का क्रम क्या है, दोनों ही का आव्यूह क्रम क्या है, 2/2। तो आपको भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो हमारा क्रम है आव्यूह का वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने पहला प्रतिबंध भी समझ लिया, दूसरा प्रतिबंध भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रतिबंध की। तो यहाँ पर हमने अपने पहले प्रगुण को समझ लिया कि दो आव्यूहों को जोड़ने तथा घटाने के प्रगुण को हमने समझ लिया कि किसी दो आव्यूहों को जोड़ा तथा घटाया कैसे जाता है। तो उसके लिए हमने पहला प्रतिबंध पढ़ा कि दोनों आव्यूहों का जो क्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो हमने दूसरा अपना प्रतिबंध पढ़ा वो क्या होता, जो दूसरा हमारा प्रतिबंध था वो हमारा था कि दोनों आव्यूह के संगत पदों को जोड़ा तथा घटाया जाता है। तो ये था हमारा क्या था, ये था हमारा दो आव्यूहों को योग तथा अंतर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रगुण की। अगला प्रगुण हमारा कहता है यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो उस अवयव का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होता है। फिर से आपको बता दूं कि यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो वह उस अवयव का पूरे आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा प्रगुण नंबर सेकंड, क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो वह प्रत्येक अवयव में होता है। तो उस अवयव का आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है, प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रगुण क्या है, यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो उस अवयव का आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। ये पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। तो उदाहरण हमने लिया, कोई भी हमने 2/3 की आव्यूह ले ली, एक 4, 6, 8, 2, 3, 5। हमने एक 2/3 की आव्यूह ले ली है जिसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2/3 की आव्यूह ले ली, ए बराबर ले ली हमने कोई आव्यूह 4, 6, 8, 2, 3, 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक अवयव हमने अपने मन से 5 का गुणा करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो जो हमारा 5 का गुणा होगा वो क्या होगा, 5 का गुणा किया हमने तो आव्यूह के प्रत्येक पद, तो प्रत्येक पद हमारे यानी सब में होगा। तो 5 का गुणा हम करेंगे, 5 चौक 20, 5 चक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 पचम 25। तो ये हमारा हो जाएगा गुणा। इस प्रकार हम करते हैं गुणा। जो हमारा प्रगुण होता है, प्रगुण नंबर दूसरा हमारा जो कहता है, क्या कहता है, यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो उस अवयव का आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। तो हमने क्या किया, ए बराबर हमने कोई 2/3 की आव्यूह ले ली, क्या ले ली, 4, 6, 8, 2, 3, 5। अब हमें क्या करना था, हमने क्या किया, इसमें कोई एक अवयव 5 का गुणा कर दिया। तो हमने 5 का गुणा किया, तो इस प्रगुण के अनुसार हमने इस आव्यूह के प्रत्येक पद में भी 5 का गुणा कर दिया। तो हमारी जो 5a बन गया वो क्या आ गया, ये आव्यूह हमारी आ गई। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी अवयव का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट प्रगुण की, और जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है। इस प्रगुण का प्रयोग हमारी एक एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में इसी प्रगुण का प्रयोग होने वाला है। तो अगले हमारा जो प्रगुण आने वाला है उसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रगुण, यानी बहुत ही हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी मैट्रिक्स की, उसकी बात कर लेते हैं।
तो क्या है हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, दो आव्यूह का गुणन, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो आव्यूह का गुणन तब ही संभव है जब पहली आव्यूह का कॉलम दूसरी आव्यूह के रो के बराबर है। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि दो आव्यूह का गुणन तभी हो सकता है जब पहली आव्यूह का कॉलम यानी पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की रो यानी दूसरी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। इसका हम मतलब समझते हो। तो हमने कोई आव्यूह, पहले हमने उदाहरण समझते हैं, हमने कोई आव्यूह ए ले ली जिसका क्या है, उस आव्यूह का क्रम हमने मान लिया m1/n1 है। ठीक, हमने कोई मान लिया कि कोई आव्यूह ए है जिसका क्रम क्या है m1/n1, और हमने कोई दूसरी आव्यूह बी ली, उसका मान लिया उसका क्रम है m2/n2। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कोई एक आव्यूह मान ली जिसका क्रम है m1/n1 और कोई दूसरी आव्यूह बी मान ली जिसका क्रम है m2/n2। तो हमने यहाँ पर दो आव्यूह मान ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूह का गुणा कराना है। तो इन दोनों आव्यूह का गुणा कराने के लिए हमें इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना होगा कि दो आव्यूह का गुणन तभी संभव है जब पहली आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी हमें जो पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या क्या होती है n1 और दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या है m2, यानी हमें यह जो दोनों आव्यूह का जो गुणन है तभी संभव है यदि n1 बराबर m2 हो। यदि ये कंडीशन नहीं होगी तो हम अपने जो हमारा जो आव्यूह का गुणन है हम दोनों आव्यूह का गुणन नहीं कर सकते। यदि हमें क्या करना होगा, दोनों आव्यूह के क्या है, पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या को बराबर है, यानी n1 बराबर m2 दिखाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों आव्यूह का गुणन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब गुणन करने के बाद हमें इसमें जब हम दो आव्यूह को गुणा करते हैं तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता कि हमें दोनों आव्यूह का क्रम समान ही होना चाहिए। इसमें असमान क्रम भी हो सकता है, कोई आव्यूह 2/3 की हो और दूसरी आव्यूह 3/2 की हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं, यानी दोनों आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। यानी इसमें हमारा जो युग तथा अंतर वाला जो प्रतिबंध था इसमें लागू नहीं होता। इसमें केवल एक प्रतिबंध लागू होता है, क्या होता है कि दो आव्यूह का गुणन तभी संभव है जब पहली आव्यूह का कॉलम यानी पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर हो तो आप इसका गुणन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद यदि मान लिया कि n1 बराबर m2 है, मतलब हमने कोई आव्यूह ली ए तथा बी, उनमें हमने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक, मान लिया कि n1 बराबर m2 है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, अब हमारा जो ab होगा, मतलब ab का क्रम यानी जो ab की आव्यूह, दोनों आव्यूह को गुणा करके आव्यूह बनाएंगे तो हमारी उस आव्यूह का क्रम क्या होगा, क्योंकि हमें योग तथा अंतर में पता होता था, क्योंकि दोनों आव्यूह का क्रम कैसा था, बराबर था, और उन लोगों को जोड़ देते थे तो वही आव्यूह उसी क्रम की आव्यूह में प्राप्त होती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें कोई भी क्रम की आव्यूह जोड़ सकते हैं यदि पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आव्यूह के रो की संख्या बराबर हो। तो इसमें हमें क्रम निश्चित नहीं होता है। तो क्रम निश्चित करने के लिए अभी हमें जानना है कि क्रम कौन सा आएगा। तो यदि हम ab निकालेंगे तो हमने यहाँ देखा n1 बराबर m2 है, तो यहाँ पर हमारा जो आव्यूह बनेगी वो किस क्रम की होगी, m1/n2 की, m1/n2 की। इस क्रम की हमारी जो ab होगी वो बनेगी, इस क्रम की हमारी ab बनेगी। और इसको ऐसा होना चाहिए, इसको हम जब लिखेंगे कंडीशन, अभी आपको मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। से m1/n1 m2/n2, यानी हमें ये दोनों चीज़ बराबर चाहिए। और जो आव्यूह का यानी जो हमारा गुणा करने के बाद जो आव्यूह का क्रम निश्चित करता है वो करती हैं ये दोनों।
और आव्यूह होगी कि नहीं होगी वो करता है हमारा N1 और M2, और आव्यूह का जो क्रम होता है वो निश्चित करता है M1 और N2। अब हम क्या करेंगे, इसका एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई भी एक हम आव्यूह कोई भी हम दो आव्यूह ले लेते हैं जिनका हम एक गुणन करके दोनों आव्यूह का गुणा करके देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से, हमने जो अभी आपको समझाया, आपको N1 N2 में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अब मैं आपको जो आंकिक उदाहरण बताऊंगा उससे आपको आसानी समझ में आएगा। हमने कोई भी उदाहरण, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको ये हमारा जो दो आव्यूह का गुणन करने का मेथड है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको कल की जो एक्सरसाइज है उसमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने ए आव्यूह ले ली, मतलब कोई भी ए आव्यूह, हमने 2/3 की हमने कोई आव्यूह ली, क्या ली, 1 4 6 5 3 2, हमने 2/3 की एक आव्यूह ले ली, इसका क्रम क्या है 2/3। और हमने कोई दूसरी आव्यूह ले ली 3/2 की, हमने कोई दूसरी आव्यूह ले ली 3/2 की, हमने ले ली 2 3 2 1 4 6 8 9 7 5, हमने 3/3 की ले ली, हमें क्या लेनी थी 3/2 की, तो हमने 3/2 की कोई आव्यूह ले ली, क्या ले ली 3 3 4 2 6 1 8, और हमने ए बराबर ले ली 2/3 की आव्यूह। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूह का क्या करना है, गुणन कराना है। तो गुणन कराने से पहले हमने क्या कहा था, आप इसमें चेक कर लें जो आव्यूह का क्रम है वो क्या है, कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं। तो हमें ए बी का गुणन कराने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, कि 2 इंटू 3 3 इंटू 2। तो यहाँ पर हमने दोनों आव्यूह के क्रमों को इस प्रकार लिख लिया, और हमने देखा कि जो हमारी पहली आव्यूह, यानी पहली आव्यूह के जो स्तंभों की संख्या 3, दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या 3 के क्या है, बराबर। यानी हमें यहाँ से पता चला कि N1 बराबर है M2 के। तो अब हमें ज्ञात हो गया कि हम इन दोनों आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से चेक करना है। अब यहाँ पर हमें अब देखेंगे हम कि इसका क्रम क्या होगा। तो इसके क्रम के लिए हमारा निश्चित क्या करता है, ये दोनों, यानी हमारी जो क्रम निश्चित करता है वो करता है M1 तथा N2। तो हमारा जो इसका क्रम होगा वो क्या होगा 2/2। तो हमारा AB का क्रम होगा 2/2, यानी इन दोनों को गुणा करने के बाद जो हमारा आव्यूह का क्रम बनेगा वो बनेगा 2/2। चलिए अब हम इसको गुणा करते हो, और गुणा करने के लिए आप एक ध्यान रखिए कि हम सबसे पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, और फिर हम करेंगे दूसरी रो का दूसरे कॉलम में। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली रो का पहली कॉलम में करेंगे, और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पहली रो का पहला अवयव है वह पहली कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगा, और जो हमारा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या करेंगे कि जो हमारी पहली आव्यूह की जो पहली रो है उसका दूसरी आव्यूह के दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में सभी पदों में गुणा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी आव्यूह का, उसी पहली आव्यूह के पहली रो का उसी दूसरी आव्यूह के कॉलम में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, AB 2/2। अभी हम करके बताएंगे तो आपको आसानी से समझ आए क्या बनेगा हमारा, पहली रो की दूसरी आव्यूह के पहले कॉलम में गुणा करें तो 1 का करें 3 में तो आएगा 3। फिर हम करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 8, फिर करेंगे 6 एकम 6 तो आएगा 6 प्लस 6। तो पहले हमने इसका कर लिया, अब हम इसी का इसमें पूरे में करेंगे तो आएगा हमारा दूसरा अवयव क्या बनेगा, 4 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 छंग 48। इस प्रकार हमें हल करना है, यानी पहली आव्यूह के पहली रो का दूसरी आव्यूह के पहले कॉलम में सभी पदों में एक एक करके गुणा करके हमें जोड़ना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, पहला अवयव आएगा। फिर हम उसी रो को उठाएंगे और फिर हम पूरी दूसरी आव्यूह के दूसरी कॉलम में गुणा करेंगे, और एक एक अवयव को गुणा करते हुए हम क्या कर देंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारा दूसरा अवयव। अब इसी प्रकार हम कहेंगे, अब उठाएंगे हम
दूसरी रो का हम क्या करेंगे, दूसरी रो का दूसरी अवयव के पहले कॉलम में सभी पदों में गुणा करेंगे तो आएगा 5 3 15, 3 का 2 में करो 3 दूनी 6 प्लस 2 का 1 में करो प्लस 2। अब हम करेंगे इसी रो का दूसरी अवयव के दूसरे कॉलम में गुणा, तो हो जाएगा हमारा पहले अवयव का पहले में करो तो 5 चौक 20, फिर 3 का करो 6 में तो 6 3 18, फिर करो 2 का 8 में तो 2 8 16। तो यहाँ पर जो हमारी अवयव का क्रम आप लोग देख रहे हैं 2 बाई 2 का है, और इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा AB 2 बाई 2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 3 11 6 17, और आएगा इसको जोड़े तो 4 8 4 12 4 16, और यहाँ 4 2 6 1 7 6 2 8 8 5 13 23, इसको जोड़े तो आएगा 8 6 14 4 और 5 54। तो हमारा जो अवयव को गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, वो आया 17 76 23 54। तो ये था हमारा अवयव को गुणा करने का मेथड। तो अवयव को गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि n1 बराबर m2 है कि नहीं, यदि नहीं है तो इन दोनों अवयव का हल करना संभव नहीं था। तो हमने पहले देखा n1 बराबर m2 है तो हमने इसका हल किया, और फिर हमने क्या देखा कि पहले अवयव के पहली रो का दूसरी अवयव के पहले कॉलम के सभी पदों में गुणा करने के साथ प्लस का चिन्ह लगाते थे। फिर हम उसी पहली रो को दूसरी अवयव के दूसरे इस कॉलम में गुणा करते हैं, इसी प्रकार हम फिर लाइन से करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दो अवयवों के गुणन का मेथड है आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज के साथ जो हमारी क्या है 3.1। कल हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।